नमस्कार। आप सब लोगों का एक बार फिर से इस खेल नीति के एक नए एपिसोड में स्वागत है। मैं हूं सबा करीम और ये जो अल्टीमेट टेस्ट मैच हो रहा है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उस पर विश्लेषण करेंगे। और मेरे साथ है मेरे दोस्त, मेरे कलीग निखिल चोपड़ा। तो निखिल, आपका भी स्वागत है। इतना शुक्रिया। शानदार रोमांच बन गया है इस टेस्ट मैच का निखिल, इतना ज़्यादा एक्साइटिंग फेज आ गया है कि मुझे लगता है इतना इससे ज़्यादा एब्जॉर्बिंग टेस्ट मैच बहुत कम बार देखने को मिलता है। जी, और कहीं ना कहीं इतना समय बारिश की वजह से जाने के बावजूद वो टेस्ट मैच में वो खलल, या आपको ये नहीं लग रहा कि ये ड्रॉ हो जाएगा, या एक टीम इतना आगे निकल गई है कि आपको पता है कि वो डिसीजन या वो रिजल्ट क्या होने वाला है। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि वो रोमांच बना हुआ है, और आप कहीं ना कहीं चाहते यही है कि 5 दिन के खेल में आखिरी दिन का खेल बाकी है, और आपको कहीं ना कहीं वो लग रहा है कि तीनों के तीनों रिजल्ट पॉसिबल है। इससे अच्छा क्या एक डेफिनेशन हो सकती है टेस्ट मैच क्रिकेट को, या उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए, कि इससे बेहतर टेस्ट मैच का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल फाइनल डे, इससे ज्यादा क्या रोमांच भरा हो सकता है। तो निखिल, लेट मी पुट यू ऑन द स्पॉट कि क्या लग रहा है किसके हक में जाएगा ये टेस्ट मैच। मुझे लगता है कि दोनों दोनों का जो माइंडसेट है ना, दोनों टीमों का, वो पॉजिटिव होना चाहिए रिजल्ट निकालने के लिए। तभी मुझे लगता है और ज्यादा मजा आएगा। और अंत में एक ही विनर होगा, पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो क्रिकेटिंग वर्ल्ड जो है, क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी जो है, वो विनर होगी अगर इस तरह का रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलता है तो। जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट सवा भाई, वो सकारात्मक सोच की वजह से आप ये नहीं चाहते कि वो टेस्ट मैच आपके हाथ से वो निकल जाए। आप टेस्ट मैच में खासतौर से जब वो नाजुक मोड़ रहता है, आप वो अग्रेसिव होना चाहते हैं, आप सकारात्मक सोच के साथ होना चाहते हैं, लेकिन आप बतौर टीम एक चीज हमेशा चाहते हैं कि एक रिजल्ट आपके हाथ में रहे, कि अगर हमारे हिसाब से सब कुछ नहीं चलता, योजना जो बनाई नहीं चलता है, तो कम से कम टेस्ट मैच हारे नहीं, वो टेस्ट मैच ड्रॉ कर ले। और मुझे भी लगता है भारत कहीं ना कहीं पहले 1 घंटे में यही सोच रही होगी कि 32 रन की लीड है, 64 पे 2 है, कि भाई पहले 1 घंटे में अगर 2 विकेट चटका दी सब भाई, तो फिर वो बारी जो है ना, वो परिस्थितियां बड़ी जो है वो हिल सी जाएंगी। तो पहला 1 घंटा जो है बहुत संभल के वो खेलेंगे। जब सब कुछ कंट्रोल में हो जाएगा, तब वो थोड़ा सा वो अग्रेसिवनेस देखने को आएगी, मुझे जो लगता है। हाँ निखिल, मुझे तो ये भी लग रहा है कि बहुत कुछ निर्भर करता है विराट कोहली के ऊपर। जिस तरह का इंटेंट उन्होंने कल शाम में दिखाया था, किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की होगी कि जो कंडीशंस हैं वहां पर वो खुद आएंगे बल्लेबाजी करने के लिए। वो खुद आए बल्लेबाजी करने के लिए, किसी नाइट वॉचमैन को भेजा नहीं। ये दर्शा रहा था कि किस इंटेंसिटी के साथ वो मैदान में उतरना चाह रहे हैं और किस तरह से अपने बल्लेबाजी के ऊपर वो इम्पोज करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बड़ा ही पॉजिटिव इंटेंट विराट कोहली का देखने को मिला है। अच्छी बात है, और मैं मानता हूं ये कदम जो उठाते हैं वो अपने आप दर्शाता है कि वो कितने बड़े लीडर हैं, जिसको कहते हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट। बतौर कप्तान सब कुछ सामने से वो करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक उदाहरण सेट करते हैं कि आप अगर जाके परिस्थितियों को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो प्रोसेस है उसमें भरोसा रखें, तो आप जरूर वो रिजल्ट की तरफ जो आप चाहते हैं वो आपके हक में होंगे। तो मैं मानता हूँ ये बहुत बढ़िया निर्णय है। पता चलता है कि ये दिलदार कप्तान है, बड़े दिल वाला कप्तान है, एंड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। चलिए, आगे हम लोग बात करेंगे निखिल के डिक्लेरेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए उस पे। पर पर कल के टेस्ट मैच के बारे में बात कर लेते हैं। मुझे थोड़ा बहुत अटपटा लगा न्यूजीलैंड का अप्रोच। मैं मान सकता, कल जब मैच शुरू हुआ था तो सब कुछ न्यूजीलैंड के ऊपर निर्भर कर रहा था। देखिए, न्यूजीलैंड के ऊपर निर्भर इस वजह से कर रहा था निखिल के उनको टेस्ट मैच जीतने के लिए सिर्फ 10 विकेट चाहिए थे। भारत को टेस्ट मैच जीतने के लिए 18 विकेट लेने थे। तो यहाँ पर अगर मैं समझ सकता हूँ कल 1 घंटा आप संभल के खेलते, और उसके बाद जो अप्रोच देखने को मिला केन विलियमसन का या फिर रॉस टेलर का, वो मुझे थोड़ा बहुत अटपटा सा लगा। अगर वहां पर पेस फोर्स करता न्यूजीलैंड, जिस तरह से उन्होंने लंच के बाद करने की कोशिश की, तब मुझे लगता है कि न्यूजीलैंड की पोजीशन और ज्यादा मजबूत हो जाती। जी, इसमें कोई दौरान नहीं है। बहुत अच्छी पोजीशन में था, और न्यूजीलैंड हैरान हूँ खासतौर से एक सेट बैट्समैन होने के बावजूद। केन विलियमसन जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, जितनी उन्होंने गेंदें खेली, थोड़ा समझ में नहीं आया, क्योंकि वो एक ऐसे बल्लेबाज है, अगर वो चौके नहीं भी डील कर रहे समय भाई, तो उनको हमेशा देखा है स्ट्राइक रोटेट करने में वो माहिर रहते हैं।
170 से अधिक गेंदें खेली, वो जो परसेंटेज भी आप देखें रन बनाने का, तो वो न्यूजीलैंड को थोड़ा बैकफुट पे धकेलता चला गया। हाँ, काफी समय तक अगर गेंदें आप खेल रहे हैं, रन नहीं बना रहे, तो ऑपोजिशन टीम को यही होता है कि जैसे ही एक विकेट गिरेगी हम वापस गेम में आ जाएंगे, या 2 विकेट गिरेंगी तो गेम में आ जाएंगे। और खासतौर से चाहे मुश्किल विकेट क्यों ना हो, आप चाहते हैं जब तक आप विकेट पे खड़े रहे, रन बनते रहेंगे, तो फिर दबाव जो है बॉलिंग डिपार्टमेंट के ऊपर और बनता चला जाता है कि यार ये गेम जो है ना हाथ से निकल रहा है। अब रन नहीं बनाएंगे तो वो और संतुष्ट होकर गेंदबाजी कर रहे हैं कि गेंदबाजी अच्छी हो रही है, 1 विकेट या 2 विकेट अब चटकाएंगे तो तुरंत गेम में आएंगे। तो वो एक मोटिवेशन फैक्टर भी रहता है गेंदबाजों के, वो थकावट नहीं होती, वो हमेशा उनकी गेंदबाजी में वो पहनापन देखने को मिलता है, वो इंथुजियाज्म, वो इंटेंसिटी देखने को मिलती है कि अब 1 विकेट, अब 1 विकेट। वो रन बनते हैं तो परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती, फील्ड में बदलाव अलग होता, कप्तान के ऊपर जो है वो बहुत दबाव रहता। तो मैं मानता हूं, लेकिन अंत में भारतीय गेंदबाजों ने अपनी लेंथ बदली और विकेट्स चटकाना स्टार्ट की और उनको रोक पाए, न्यूजीलैंड को रोक पाए, ज्यादा बड़ा लीड होने नहीं दिया। हाँ निखिल, मुझे तो हमेशा ये लगता है कि कंडीशन जितने भी एक्सट्रीम हो, एक बल्लेबाज का कर्तव्य यही है कि आपका फर्स्ट पर्पस होना चाहिए रन बनाना, और उसके बाद सारी चीजें फॉलो करती हैं। अगर आप मैदान में उतर रहे हैं यही सोच के कि नहीं मुझे आउट नहीं होना है, मुझे सिर्फ डिफेंड करना है, तो फिर कठिनाई आपके लिए बढ़ती जाती है। कल कुछ इसी प्रकार की हालत थी केन विलियमसन की। अच्छा ये हुआ न्यूजीलैंड के लिए कि अंत में आकर जिस तरह से काइल जेमिसन ने बल्लेबाजी की या कुछ टिम सऊदी ने शॉट्स लगाए, उसी वजह से न्यूजीलैंड को ये लीड मिली। भारत की तरफ से निखिल, हमारे पास 3 पेस बॉलर्स थे, ईशांत शर्मा, बुमराह और मोहम्मद शमी। उसमें से सिर्फ एक पेस बॉलर मुझे लगा ऑफ कलर था, वो है जसप्रीत बुमराह, और उसकी भरपाई पूरी की ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी ने और कुछ हद तक आर अश्विन ने। जी सब भाई, और उसका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो उतावलापन उनकी गेंदबाजी में नजर आ रहा था। जो वो लेंथ हिट करना चाह रहे थे, शायद वो लेंथ हिट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एक बात और है, यू कैन इस पे भी हम लोग बात करेंगे। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या ये व्हाइट बॉल क्रिकेट से रेड बॉल क्रिकेट का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है पेस बॉलर के लिए भी, वो भी काफी डिफिकल्ट हो जाता है। जसप्रीत बुमराह, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट मैच खेले, उसके बाद वापस आ गए इंजरी की वजह से, उसके बाद उन्होंने टेस्ट मैच खेले ही नहीं है। तो ये लेंथ पकड़ना मुझे लगता है कि बहुत कठिन हो जाता है पेस बॉलर के लिए, और कुछ हद तक बुमराह के साथ भी यही हो रहा है। जी सर, और उसका एक कारण ये मैं मानता हूं कि आप एक तो सही कहा कि वो खेले नहीं टेस्ट मैच क्रिकेट, और खासतौर से साउथहैम्पटन में जब गेंद शरारत कर रहा हो, थोड़ा मूवमेंट मिल रही हो, आप जितना बैट्समैन को बैकफुट पे धकेलेंगे तो वो बैट्समैन का काम आसान हो जाएगा, क्योंकि गेंद फिर शरारत नहीं करती। आगे डालेंगे जितना, उतना मौका मिलता है गेंद को कुछ ना कुछ हरकत करने का। बॉल पिच होने के बाद दिशा बदलती है और वहां पे विकेट्स मिलती हैं। लेकिन वो जसप्रीत बुमराह वो लेंथ नहीं हिट कर पा रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो ज्यादा रन नहीं उन्होंने खर्चे, और मोहम्मद शमी और ईशांत शर्मा के अनुभव की वजह से वो विकेट चटका पाए। जिस तरीके से मोहम्मद शमी ने आके बाद में और गेंद आगे डालना स्टार्ट किया, फिर गेंद लहराना स्टार्ट हुआ। नहीं तो एक समय तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय गेंदबाजों का बॉल जो है वो बिल्कुल भी शरारत नहीं कर रहा था। अगर आप तुलना करें न्यूजीलैंड के गेंदबाजों से, तो कहीं ना कहीं बातचीत हुई होगी सपोर्ट स्टाफ से भी कि आप सबकी लेंथ जितनी आगे होनी चाहिए उतनी आगे हो नहीं रही, आप थोड़ा पीछे धकेल रहे हैं बैट्समैन को, और इसलिए बॉल मूव नहीं कर रहा। लेकिन अंत में बढ़िया गेंदबाजी रही। ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी तो हमेशा की तरह एक प्रमुख तेज गेंदबाज है ही। कल बड़ा एक इंटरेस्टिंग स्टैट मैं देख रहा था निखिल के, पहले घंटे में सिर्फ 7 या 8 गेंदें हैं जो भारतीय पेसर्स ने ऐसी जगह पर डाली जो गिरने के बाद विकेट को हिट करती। नहीं तो बहुत सारी गेंद जो है वो ऑफ स्टंप के बाहर ही रखी या फिर डाउन द लेग साइड कर दी ईशांत शर्मा ने 1-2 गेंदें। तो जो जिस प्रकार का पहले स्पेल में या फर्स्ट ओवर में अटैक होना चाहिए था भारत का प्रिसाइज, वो देखने को मिला नहीं। पर खैर वो अलग बात है कि वापसी अच्छी की है। मोहम्मद शमी ने एक बार फिर से निखिल सभी को प्रभावित किया, और मुझे तो हमेशा से ये लगता है कि जिस तरह की उनकी प्रेजेंटेशन रहती है सीम की, अगर उनकी लेंथ अगर वो पकड़ लेंगे तो फिर उनको खेलना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। मैं मानता हूँ आज के दिन में विश्व क्रिकेट में मोहम्मद शमी की जो कलाई है और जो सीम रहता है उनका गेंद का, वो विश्व का बेस्ट है। क्योंकि आप उनको देखेंगे, अगर आप किसी भी और गेंदबाज के साथ उनकी तुलना करते हैं, बाकी सब गेंदबाज का बॉल थोड़ा सा और जल्दी मूव करता है तो बैट्समैन देख लेता है। इनकी सीम पोजीशन इतनी अच्छी है कि बहुत लेट गेंद मूव करता है, तो बतौर बैट्समैन वो पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और तभी वो इतनी सफलता हासिल करते हैं। और
जैसी वो लेंथ पकड़ते हैं, वो आगे टॉप ऑफ ऑफ स्टंप जब गेंद गिरती है तो और कठिनाई होती है बैट्समैन को। और मेरा मानना है सब भाई, साउथहैम्पटन में एक गोल्डन रूल होना चाहिए था, जो बहुत जल्दी भारतीय गेंदबाज उस चीज को नहीं पकड़ पाए। जब बैटिंग करना मुश्किल हो रहा है एक विकेट पे, तो आपकी सोच ये होनी चाहिए आपको अधिक से अधिक गेंदें खिलानी। जब आप के लिए बॉलिंग करना मुश्किल है या बैटिंग के लिए आसान है, तब आप ऑफ स्टंप के बाहर गेंदें डाल सकते हो, जिसको हम लोग कहते हैं कॉरिडोर ऑफ अनसर्टेनिटी, 5वें विकेट पे डालिए। लेकिन जब विकेट में आपको मदद मिल रही है, जितनी आप गेंदें खिलाएंगे उतने मौके बनते हैं विकेट चटकाने के लिए। तो शायद वो जो आप कह रहे थे कि शुरुआत में वो 1 घंटे में वो जो आंकड़े थे, वो वहां पे एक रणनीति के तहत चूक हो गई भारतीय गेंदबाजों द्वारा। एक अच्छी वापसी पर रही अंत में भारत की तरफ से निखिल। ये अजीब विडंबना है कि अगर ये 2 दिन का मैच बचा रहता तो मुझे लगता है ये 30-32 रन की जो लीड मिली है यहाँ पर न्यूजीलैंड को, उसका कोई महत्व होता नहीं, क्योंकि फिर भारत के पास अगर वो अच्छी बल्लेबाजी करते तो पूरा दिन रहता उनके पास बैटिंग करने के लिए, फिर एक वो बड़ा ही शानदार टारगेट सेट कर सकते थे न्यूजीलैंड के लिए। पर अब चूंकि सिर्फ 1 दिन बचा है, तो यहाँ पर मुझे लग रहा है जो भी करना है ये भारत को ही करना है। देखिए, भारत का अगर कोलैप्स हो जाता है, जल्दी आउट हो जाते हैं तो अलग बात है। तो भारत को यहाँ से पैटर्न सेट करना होगा, टोन सेट करना होगा कि आज का दिन किस तरह से घटता है इस टेस्ट मैच में। देखिए, एक ही टोन रहेगा, मैं आपको ये कंफर्म कह सकता हूं। सबसे पहले वो कहेंगे 1 घंटा जो है ना, कोई शरारत नहीं करनी है, क्योंकि 2 विकेट चटकाए तो फिर टोन जो है वो दूसरी तरफ चला जाएगा। रवि शास्त्री, विराट कोहली की सबसे पहले सोच ये होगी 1 घंटा खेलेंगे। अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ भी हो जाता है तो आईसीसी के पहले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के कम से कम जॉइंट विनर कहलाएंगे। अब आप मैं समझ सकता हूँ, कहते हैं अंग्रेजी में कहावत है रिस्क इट टू गेट द बिस्किट, पर ये बिस्किट बड़ा महंगा पड़ेगा, तो पहला 1 घंटा संभल के खेलिएगा। ये पहला 1 घंटा बहुत ज्यादा वाइटल है। हमारी फिर से दूसरी पारी में भी निखिल शुरुआत अच्छी हुई है, मतलब 24 रन बनाए हमारे दोनों ओपनर्स ने इतने टफ कंडीशंस में। पहले शुभमन गिल आउट हो गए, और सबसे बड़ा धक्का तब लगा जब रोहित शर्मा, जो कि बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे थे, पहली पारी में भी हमने देखा उन्होंने अच्छी बैटिंग की, 30 रन बनाकर वो टिम साउदी की बॉल पर आउट हो गए। ये बहुत बड़ा धक्का लगा है भारत को। जी, और पता नहीं क्यों मुझे सब लगता है ये बात उनको भी परेशान कर रही होगी। मुश्किल समय बिता देते हैं, जितनी उन्होंने गेंदें खेली, वो रन बनाने का जब मौका आता है मुश्किल समय निकाल देते हैं, तब वो आउट हो रहे हैं। तो स्टार्ट मिलने के बाद आउट हो रहे हैं, और बहुत बड़ा खिलाड़ी है ये अगर आप इनको शुरुआत में आउट कर लेंगे तो अलग बात है, सेट होने के बाद ये फिर बैट्समैन छोड़ता नहीं है। तो ये चीज जरूर उनको भी परेशान कर रही होगी, क्योंकि ये एक ऐसे बैट्समैन है सेट होके अपने स्टार्ट को कन्वर्ट करते हैं, तो आने वाले बल्लेबाज के लिए भी काम आसान हो जाता है, क्योंकि ये फिर गेंदबाजों की पिटाई कर रहे होते हैं। ये फिर आप इनको रूम देंगे तो फिर ये चौकों में ही डील करते हैं। बट ये चीज उनको जरूर, मैं मानता हूँ, परेशान करेगी। वो ओवर जो टिम साउदी ने किया रोहित शर्मा को निखिल, जिसमें उन्होंने विकेट लिया, वो बहुत ही शानदार था। कमाल की बात यह है जिस तरह से उन्होंने सेटअप किया, 2 या 3 आउट स्विंगर, उसके बाद सीम पोजीशन सही पकड़ी, और बॉल जो है बहुत देर में टेल इन किया, इसीलिए वहां पर छोड़ दिया रोहित शर्मा ने। तो ये सब देखकर ये भी नजर आता है कि ऐसे विकेट में जहां पर इतनी ज्यादा मदद है पेस बॉलर्स को, बहुत जरूरी है कि आप ठीक प्रकार से सेटअप करें बैट्समैन को, जो कि टिम साउदी ने किया, जो कि बहुत हद तक मोहम्मद शमी ने किया, तभी आपको विकेट मिलेगा इतने बड़े खिलाड़ियों का। जी, और मजे की बात ये है ना, तभी तो कहते हैं सफेद बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट में फर्क क्या है। रेड बॉल की क्रिकेट जो इतनी जो कठिन क्यों कहते हैं, क्योंकि आप, जैसे आपने कहा कि आपको सेटअप करना है और एक बैट्समैन के डिफेंसेस को ब्रेक करना है। सफेद बॉल के क्रिकेट में बैट्समैन आपके ऊपर आक्रमण कर रहा होता है, तो बैट्समैन की गलती की वजह से भी आपको विकेट मिलती है। यहाँ पे आपको बतौर गेंदबाज एक बैट्समैन से गलती इन्फोर्स करानी होती है, तभी तो टेस्ट क्रिकेट कहते हैं और सबसे कठिन फॉर्मेट कहते हैं। तो आपको भी एक कदम आगे चल रहा होना पड़ता है बतौर गेंदबाज, कि आप बैट्समैन से एक कदम आगे कैसे चलेंगे, कि किस तरीके से वो खेल रहा है, ऑफ स्टंप के बाहर आप उनको धीरे धीरे खींच रहे होते हैं कि उनका लेफ्ट पांव जो है वो बाहर की तरफ जाए, और फिर आप एक अंदर की तरफ गेंद लेके आते हैं कि आप बैट्समैन को दिखा रहे हैं कि मैं प्रिडिक्टेबल हो रहा हूं, मैं सिर्फ आउटस्विंग कर रहा हूं, लेकिन फिर एक वो सरप्राइज गेंद, लेकिन वो सरप्राइज गेंद भी सब भाई ठीक ठिकाने पे गिरनी चाहिए, और उसी की वजह से लाखों करोड़ों गेंदें
एक गेंदबाज जो है ना नेट में डालता है कि वो सेटअप गेंद जो है वो ठीक ठिकाने पे ठीक समय पे गिरनी चाहिए, तभी उसका फायदा रहता है। हाँ, और यही देखने को मिला है टिम साउदी या फिर काइल जेमिसन। जेमिसन को देख लें, लंबे कद के खिलाड़ी हैं, उनको फुल लेंथ बॉल डालना उतना आसान होता नहीं है, पर कितने शानदार तरीके से उन्होंने फुल लेंथ बॉल डाली है। और ये बहुत बड़ा अंतर मुझे देखने को मिला है। न्यूजीलैंड की अगर हम पेस बॉलिंग अटैक देखें तो मैं मानता हूँ टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट दोनों के दोनों स्विंग बॉलर हैं। उनकी जो आइडियल लेंथ है वो फुल लेंथ है जो उन्होंने दिखाया है। नील वैगनर और काइल जेमिसन निखिल, ये दोनों ऐसे बॉलर हैं जो डेक को हिट करते हैं, जनरली बैक ऑफ गुड लेंथ बॉल डालते हैं। पर इस टेस्ट मैच में इन दोनों ने भी ज्यादातर जो गेंदें ऊपर रखी, इसका मतलब यही है कि इनको ज्यादा अभ्यास है इस प्रकार के विकेट में बॉलिंग करने का। वहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत संकोच देखने को मिला है भारतीय सीमर्स की तरफ से। जितनी जल्दी अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए थी वो देखने को नहीं मिली है भारतीय सीमर्स की तरफ से। एक तो न्यूजीलैंड में कंडीशंस भी प्रीटी सिमिलर, जैसे आप इंग्लैंड में रहते हैं तो वो पले बड़े वहीं पे हैं। और दूसरी बात, 2 टेस्ट मैचेस न्यूजीलैंड इंग्लैंड के खिलाफ खेल चुका था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल से पहले, तो थोड़ा सा अनुभव और हो गया था, उनको पता था कि किस लेंथ पे हिट करना है। भारत जिस तरीके की हम पिचेस पे ग्रो अप होते हैं, खेल रहे होते हैं, वहां पे लेंथ थोड़ा सा और पीछे होता है। भुवनेश्वर कुमार एक ऐसे गेंदबाज थे, आपको याद हो, जो हमेशा आगे रखते थे। अब उनका जो गेंद है सफेद बॉल कि क्रिकेट में भी वो भी पीछे हो गया, इसलिए विकेट नहीं मिल रही। तो वो कुछ समय के लिए वो लेंथ भारतीय गेंदबाजों को नहीं मिल रहा था, लेकिन अंत में उनको वो लेंथ मिला और धड़ाधड़ उनको फिर वो जो है विकेट्स भी चटकाने लगे। तो वो मोहम्मद शमी अपने अनुभव का इस्तेमाल किया, उनको समझ में आ गई थी कि मेरे को गेंद डालना कहाँ है। और खासतौर से ईशांत शर्मा भी, वो भी हिट द डेक वाले बॉलर है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है अब जो उनका जो सेकंड फेज है करियर का, वो समझ गए उनकी आइडियल लेंथ क्या है। लंबे कद के गेंदबाज है, आगे डालते तभी उनको विकेट्स मिलती है। निखिल, कुछ साल पहले भारत का जब दौरा हुआ था इंग्लैंड का, तो मुझे याद है प्रवीण कुमार ने शानदार गेंदबाजी की थी वहां पर। बड़े बड़े जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं, पीटरसन हो गए, एलिस्टर कुक हो गए, सभी को तंग किया था। तो मुझे लगता है चलिए ये टेस्ट मैच तो हो गया अब, पर आने वाली जो श्रृंखला है इंग्लैंड के विरुद्ध, क्या वहां पर हमारे इस पूरे स्क्वाड में कोई जेन्युइन स्विंग बॉलर नहीं है निखिल? जो रिजर्व में है वो भी मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है। यहाँ पर क्या भारत भुवी को मिस करेगा? भुवी जैसे गेंदबाज को जरूर मिस करेगा, क्योंकि इंग्लैंड की एक ऐसी कंडीशंस है, आप आगे की तरफ गेंद रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको बतौर गेंदबाज कुछ मदद मिलती है, गेंद शरारत करती है। जिस तरीके से जेम्स एंडरसन आगे की तरफ गेंद रखते हैं, गेंद को लहराते हैं, तो मुझे लगता है जो भारतीय गेंदबाज का बॉलिंग डिपार्टमेंट में एक बार फिर से वर्कलोड जो है ना वो मोहम्मद शमी के कंधों के ऊपर बहुत रहेगा, कि जब हल्का सा बादल आएगा तुरंत उनके हाथ में गेंद थमा दी जाएगी कि एक और स्पेल शमी भाई, एक और स्पेल आप डाल दीजिए। तो वर्कलोड मोहम्मद शमी का इंग्लिश समर में बढ़ने वाला है। हाँ, तो इनको बचा के रखना पड़ेगा निखिल, नहीं तो मुसीबत होने वाली है भारत के लिए। अच्छा, ये शुभमन गिल इतने ज्यादा टैलेंट है, पोटेंशियल इतना ज्यादा है, कोशिश भी कर रहे हैं वो, टेक्निक भी सही है, पर कई बार शुरुआत मिलने के बाद वो विकेट अपना गंवा तो नहीं देंगे कहना सही होगा, पर वो आउट हो जाते हैं। मुझे लगता है वो जो कश्मकश अभी भी चल रही है शुभमन गिल के मन में, पर एक बार वो मुझे लगता है कि एक बड़ा स्कोर में कन्वर्ट हो जाएगा ये शुरुआत, तब मुझे लगता है वो भी सेटल फील करेंगे, विशेष करके ऐसे कंडीशंस में। जी, एक इनिंग दूर है वो भरोसा, वो कॉन्फिडेंस आने के लिए, और खास तौर से जब आपके पास इतना टैलेंट हो, पर वो टैलेंट को ऊपर न्याय देने के लिए आपको बतौर बैट्समैन एक इनिंग चाहिए होती है कि आप जाके थोड़ा सा ऑल फुल फ्लेजेड अंदाज में खेल सके, कौन सी गेंद छोड़नी है, किस तरीके से आपको इनिंग्स बिल्ड करनी है। तो सभा भाई, उससे ना बड़ा फर्क पड़ता है कि आप किस तरीके से किसके साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। मैं मानता हूँ जितना समय वो रोहित विराट के साथ भारतीय टीम में स्पेंड कर रहे हैं, वो तैयारी, वो अभ्यास के समय पे, तो ये खिलाड़ी जो है ना वो लंबे अरसे तक भारतीय क्रिकेट को सर्व करने वाला है। बस एक इनिंग 2 इनिंग दूर है अपने वो एक ब्रिलियंस दिखाने के लिए। निखिल, तो मुझे तो ये भी लग रहा है कि ऐसे एक्सट्रीम कंडीशंस में जहां पर बॉल इतनी ज्यादा मूव कर रही है, एक शुभमन गिल जैसे एक यंग प्लेयर के लिए ये दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि जो भी गेंदबाज आपके सामने है उसके मन में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, आपको किस प्रकार से आउट करने की वो कोशिश कर रहा है। अगर वहां पर आप
थोड़ा बहुत आगे रहेंगे बॉलर की सोच से, तभी मुझे लगता है कि आप एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को है शुभमन गिल को। जी, और ये चीज ये रोहित से सीख सकते हैं, विराट कोहली से सीख सकते हैं, क्योंकि मुझे याद है इस तरीके की तैयारी सचिन तेंदुलकर करते थे। जब हम लोग ड्रेसिंग रूम में उनके साथ समय बिताते थे तो कहते थे कि गेंदबाज की ताकत क्या है, क्या कमजोरी है, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। जो वो कर सकता है तो उसकी क्या लाइन होगी या क्या लेंथ होगी, तो उसके लिए वो तैयार होते थे। तो ये सोच और ये एक कदम आगे चलने वाली बात सौभाई जो है, ये रोहित और विराट कोहली से बेहतर इनको कोई नहीं सिखा सकता। लेकिन ये वो भूख जो है ना सीखने वाली, ये उनको खुद निकालनी पड़ेगी, जाके खुद सवाल पूछने होंगे। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा स्टिफ है इस समय भारतीय टीम में। अब मयंक अग्रवाल है, पृथ्वी शॉ है, पर ये भी बहुत जरूरी है कि ओपनर को बनने में थोड़ा समय लगता है। तो मुझे विश्वास है कि थोड़ा बहुत और स्पेस मिलेगा शुभमन गिल को। निखिल, विराट कोहली के बारे में हम लोगों ने बात कर ली है कि उनकी इंटेंसिटी बहुत जरूरी है आज के दिन। जिस पॉजिटिविटी के साथ वो बल्लेबाजी करते हैं वो काफी अच्छा रहेगा भारत के लिए। पर एक और खिलाड़ी है मुझे लगता है जिसका रोल महत्व है, वो है पुजारा। कि अगर अनफॉर्चुनेटली अगर दूसरी छोर से विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो आपको पुजारा की जरूरत पड़ेगी भाई मैच को बचाने के लिए, क्योंकि उनका रोल बहुत ज्यादा अहम है आज का दिन। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से उनकी एक क्वालिटी रहती है ना टेस्ट मैचेस में, तभी आप जो अपने चयन करते हैं बैट्समैन का, कुछ आक्रामक अंदाज से खेलते हैं, कुछ जो है वो थोड़ा सा सुरक्षित होके खेलते हैं। तो अजिंक्य रहाणे, चेतेश्वर पुजारा, आपके दो ऐसे बल्लेबाज हैं जो गेंद को छोड़ते बड़ा अच्छा है। तो चेतेश्वर पुजारा बिल्कुल सही कहा कि आज उनकी बड़ी जरूरत होगी। अगर पहले घंटे में विराट कोहली आउट हो जाते हैं तो चेतेश्वर पुजारा किस तरीके से खेलते हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो खेलेंगे वो डिसाइड करेगा कि ड्रेसिंग रूम में किस तरीके का मैसेज जा रहा है। तो बहुत जरूरी है कि चेतेश्वर पुजारा की बहुत संभल के, जिस तरीके से उनका स्वाभाविक खेल है, बिल्कुल आइडियल है उनके लिए कि गेंद को सूंघ के फूक फूक के खेलने वाली बात जो है ना सब भाई, उस तरीके से चेतेश्वर पुजारा खेलेंगे आज। लेकिन मुझे तो लगता है ये पहली बार हुआ होगा कि एक तो 6th डे टेस्ट मैच चल रहा है, कि 6th डे टेस्ट मैच होने वाला है और यहाँ पर हम, ऐसा मुझे लग रहा है कि विकेट और अच्छा खेल रहा है। अब कल जो सेकंड हाफ में जिस तरह से विकेट खेला था उतना ज्यादा मूवमेंट था नहीं। बैट्समैन अपने शॉट्स खेल सकते थे, थोड़ा बहुत और जोखिम उठाकर और शॉट्स खेल सकते थे। ये स्थिति अच्छी रहेगी भारत के लिए, क्योंकि आज भी जो दिन है मुझे लगता है यहाँ पर अगर बारिश नहीं होती है तो, अगर ओवरकास्ट कंडीशंस नहीं होते हैं तो बल्लेबाजी के लिए विकेट सबसे अच्छा रहेगा और इसका फायदा उठाना चाहिए भारत को। जी, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है सब भाई, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशंस थी, बारिश थी, अब उतना खेल हुआ नहीं। आप हर रोज देखिए 7 मिनट का आपको रोल हुआ तो विकेट और बेहतर हो रहा है। जैसे ही इस विकेट के ऊपर धूप गिरेगी, बिल्कुल सही आपने कहा कि ये बैटिंग करने के लिए बढ़िया रहेगा, लेकिन परिस्थितियां अच्छी होने के बावजूद जो लड़ाई है ना, वो दो कानों के बीच की लड़ाई है। क्योंकि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो आखिरी दिन है और ये 1 घंटा आपको पता है कि यार फुटवर्क भी सटीक होना है, बॉल सिलेक्शन भी सटीक होनी है। आज गुरु अगर चूक हो गई ना तो सालों की मेहनत जो है ना वो पानी में चली जाएगी। तो विकेट तो बहुत बढ़िया खेलेगा, लेकिन वो लड़ाई जो है ना कानों के बीच वाली सब है, वो जीतनी पड़ेगी। निखिल, ये कंडीशंस में एक एक प्लेयर के बारे में बात करना बहुत जरूरी, वो है आर अश्विन। आपको भी पता है, आप खुद ऑफ स्पिन बॉलर रह चुके हैं। इन कंडीशंस में ऑफ स्पिनर के लिए बहुत ज्यादा कठिन है, ये ग्रिप नहीं होती है, बॉल बॉल गीली हो जाती है। उसके बावजूद आर अश्विन ने जिस तरह के इंटेलिजेंस के साथ गेंदबाजी की है, और बहुत जरूरी था उनका एज अ बैकअप बॉलर आना इस टेस्ट मैच में, और वो काम उन्होंने बखूबी निभाया है अपनी टीम के लिए। सो भाई मैं मानता हूँ वो बहुत चतुर गेंदबाज है, और सिर्फ वो ऑफ स्पिन पे नहीं निर्भर करते। जिस तरीके से हम कहते हैं कि वो सेटअप करते हैं बैट्समैन को, ऑफ स्पिन ऑफ स्पिन ऑफ स्पिन, और उसके बाद वो सीधा वाला कैरम बॉल जो दूसरा वो डालते हैं। और मजे की बात ये विदेशी क्रिकेट के अंदर या विदेश में जाके क्रिकेट में इतनी सफलता इसलिए हासिल करते हैं क्योंकि इनके पास वो विभिन्न विभिन्न तरीके की गेंदें हैं। सिर्फ एक गेंद के ऊपर वो निर्भर नहीं रहते, और ये बैट्समैन को बहुत बढ़िया तरीके से रीड करते हैं कि कौन सा बैट्समैन पहले आगे देखने को खेल रहा है, बहुत लंबा खेल रहा है, या कौन लेट खेलता है, कोई कमिट तो जल्दी नहीं कर रहा, इनको किस तरीके से सेटअप करना है। तो वो बैट्समैन को रीड करना बहुत जरूरी। जैसे हमने अभी बात की कि
शुभमन गिल को बतौर बैट्समैन रीड करना होगा कि कौन सा बॉलर मेरे को किस तरीके से आउट कर सकता है, उसी तरीके से अश्विन रीड करते हैं कि मैं इस बैट्समैन को किस तरीके से आउट कर सकता हूं। तो वो रीड पार्ट जो है वो बहुत जरूरी है क्रिकेट में। और ये देखने को मिला है आर अश्विन में। मुझे लगता है पिछले 2-3 साल में जो इम्प्रूवमेंट रहा है वो लाजवाब है आर अश्विन की तरफ से, और इसी वजह से मुझे लगता है कि इंडिया की जो बॉलिंग अटैक है ज़्यादा बैलेंस हो गई है। निखिल, ये अंतिम सवाल है आपसे, सवाल तो नहीं है, एक अंतिम स्टेटमेंट मैं चाहता हूँ कि भारत एक पोजीशन में आता है जहां से वो डिक्लेयर कर सकता है, तो सही टारगेट क्या होगा? भाई आपको देखना है कि पहले आपको किस तरीके से सुरक्षित कर सकते हैं। एक बड़ी अच्छी कहावत आ गई इसी मामले में, और मैं मानता हूँ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में आखिरी दिन में ना इससे बेहतर वो अल्फाज नहीं हो सकते। इसको कहते हैं विराट कोहली के लिए कि जब समय सीमित है ना, गुरु उसी की कीमत है। तो ये जो सवाल है ना आपका, ये समझ लीजिए ये एक तरीके से रेपुटेशन, इज्जत, सबकी ना वो सवाल एक आपके जहन में रहेगा कि गुरु अगर हम अच्छी स्थिति में आ भी गए तो टेस्ट मैच बचाते हुए हम दबाव न्यूजीलैंड को किस तरीके से डाल सकते हैं। 200 रन तो सब भाई कम से कम चाहिए आपको, लेकिन 200 रन बनाने के लिए पहले सेशन में 1 घंटा आप शांत तरीके से खेलेंगे, उस 1 घंटे में विकेट नहीं गवाते, तो आप किस तरीके से वो 200 रन पे पहुंचते हैं, वो एक बहुत बड़ा कारण होगा। तो इसीलिए समय इस टेस्ट मैच का जो है ना सीमित है और उसी की कीमत है। मुझे तो लगता है निखिल, यहाँ पर ये दोनों टीमों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये अल्टीमेट टेस्ट मैच है, यहाँ पर दोनों टीमों को प्रयास करना होगा रिजल्ट आने के लिए। और अगर 175 180 के करीब का भी टारगेट अगर भारत सेट करता है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि न्यूजीलैंड उसको चैलेंज समझकर जरूर अप्रोच करेगा। तब मजा आने वाला है टेस्ट मैच में। और बहुत बड़ी, मैं हमेशा इस बात को दोहरा रहा हूँ कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोनों टीमों की तरफ से, क्योंकि इस समय सभी की निगाहें इस टेस्ट मैच पर हैं, और यहाँ पर से अगर रिजल्ट निकलता है तो क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा होगा। सो भाई ये सब तो बिल्कुल न्यूजीलैंड भी करेगा कि अगर 180 रन, लेकिन 180 रन का टारगेट तब पहुंचेंगे जब पहला घंटा जो है वो अच्छी तरीके से खेल लेंगे। तो वो पहला घंटे के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि टेस्ट मैच किधर की तरफ जा रहा है। हमारे पास उस प्रकार के बल्लेबाज हैं निखिल कि अगर हम पहला घंटा ठीक से खेल लेते हैं तब हम थोड़ा रन रेट बढ़ाने का भी प्रयास कर सकते हैं। ऋषभ पंत है आपके पास, हमारे पास एक विस्फोटक बल्लेबाज है। पर आज का दिन बहुत ही ज्यादा ये इंटरेस्टिंग होने वाला है, और मुझे लगता है कि जिस तरह से ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को कंसीव किया गया है, वो इसी वजह से किया गया है कि अंतिम जो टेस्ट मैच हो, जो फाइनल टेस्ट मैच हो, उसमें कुछ इसी प्रकार का माहौल बने, इसी प्रकार का रोमांच बना रहे। दोनों ही टीमों ने पूरा प्रयास किया है। ये अलग बात है कि रेन इंटरप्शन इतने सारे हुए हैं, पर ये आइडियल सेटअप है लास्ट डे का। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि 6 डे इतनी बारिश के बाद स्थिति कुछ इस प्रकार की बन जाएगी। जी बहुत बढ़िया। और मैं मानता हूं कि टेस्ट मैच को दोबारा पॉपुलर कराने के लिए जो एक सोच की वजह से ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप स्टार्ट किया गया है कि दोबारा टेस्ट क्रिकेट का रिवाइवल हो, तो मैं मानता हूं इससे बेहतर एक उदाहरण नहीं हो सकता। इसको कहते हैं टेस्ट मैच या टेस्ट क्रिकेट एट इट्स बेस्ट। निखिल, बहुत मजा आया आपसे बात करके निखिल। उम्मीद यही है कि आज जो लास्ट डे है वो सब भाई भारत के हक मेरे में को हो। बहुत मजा आया मेरे होस्ट और मेरे दोस्त के साथ कि दोनों टीमों ने कोशिश की है, पर अब हम लोग तो क्रिकेट फैंस भी हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स भी हैं, तो उम्मीद यही है कि आज विराट कोहली रन बनाए, पुजारा उनको साथ दे, अजिंक्य रहाणे कंट्रीब्यूट करे, ऋषभ पंत बल्लेबाजी अच्छी करे, और फिर हमारे जो 3 पेस बॉलर्स हैं अलॉन्ग विद आर अश्विन, मुझे लगता नहीं कि जडेजा की हो सकता उतनी जरूरत पड़ेगी आज, पर कम से कम ये 4 बॉलर्स मिलजुल कर ये जो अल्टीमेट टेस्ट मैच है, ये जो इनॉग्रल एडिशन है, वो भारत को दिलाए, क्योंकि इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। हमें याद है 1975 में जो विश्व कप हुआ था, वर्ल्ड कप वनडे का, वहाँ वेस्ट इंडीज जीती थी। उसके बाद पहला जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो भारत ने जीता था। तो उम्मीद यही, और विराट कोहली के लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि वो इनॉग्रल जो अल्टीमेट टेस्ट है ये भारत जीते। तो निखिल बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है जान लेना कि आप सब लोग हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं खेल नीति के साथ हर शाम 7:30 बजे सिर्फ IVM यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर आप सुन सकते हैं खेल नीति का हर एपिसोड। IVM ऐप पे भी, IVMpodcast.com पर, गाना, स्पॉटिफाई, सावन, गूगल पॉडकास्ट,
या अन्य IVM पॉडकास्टिंग के नेटवर्क पर। इसी तरह हम लोग के साथ हर दिन जुड़िए, हम लोग इस प्रकार की बातें करते रहेंगे, बहुत मज़ा आता है इस प्रकार का विश्लेषण करके। बहुत-बहुत धन्यवाद, कल आप सब लोगों से एक बार फिर से मुलाकात होगी।